आज की कक्षा में हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य के ऊपर विचार करेंगे। हिंदी के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के विकासक्रम के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से भी जुड़ करके उसका मूल्यांकन, उसकी पहचान करनी है। आज की कक्षा में हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के पहले हमको ज्ञान की परंपरा को समझना आवश्यक है। ज्ञान की जो परंपरा हमारे पास है, हमारी जानकारी में है, वो पहले दो रूपों में है। एक तो मौखिक परंपरा जो हजारों सालों तक चलती आ रही थी, और जब लिखित का ज्ञान हुआ तो उसको संरक्षित करने के लिए हमने लिखित जो है उसका रूप जब दिया तो दो रूप हमारे पास हो गए ज्ञान के, एक मौखिक ज्ञान और एक लिखित ज्ञान। लिखित ज्ञान को हमने अंग्रेजी में तो लिटरेचर कह दिया कि लिखा हुआ जो कुछ है सब लिटरेचर है, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में जो हमने बात कही वो हमने वाङ्मय के नाम से उसको जाना। यानी लिखित ज्ञान को हम वाङ्मय नाम के एक शब्द से जानते हैं, और इस वाङ्मय के शास्त्रों में दो भेद किए गए हैं। एक भेद ज्ञान का वह रूप जो अपने परीक्षण पर सत्य सत्य खरा खरा उतरता है, जिसको हम शास्त्र की जगह वर्तमान समकालीन संदर्भों में विज्ञान कह रहे हैं, जिसके कार्य कारण की परंपरा होती है। दूसरा जो ज्ञान है वो उससे अलग हट करके ज्ञान है, वो विज्ञान है और ये ज्ञान है। ज्ञान को हम साहित्य के जो है क्षेत्र में देख रहे हैं कि वाङ्मय के दो भाग, साहित्य और शास्त्र। साहित्य के अंतर्गत हम विभिन्न जो है गद्य और पद्य के जो विभिन्न विधाएं हैं उनका अध्ययन अध्यापन कराते हैं, और शास्त्र के अंतर्गत यानी विज्ञान के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के विषयों को जो 6 से 600 तक पहुंच चुके हैं उनका अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं। ये जो साहित्य और भारतीय ज्ञान परंपरा का अंतः संबंध है, इसको अगर मोटे तौर पर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज अपने आदिम अवस्था में जब रहा होगा तो उस समय मौखिक ही तरीके से ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा होगा। धीरे धीरे उस समय हम आदिम समाज में थे, लेकिन धीरे धीरे हमें कृषि का ज्ञान हुआ, हमने गांव बसाए, हमने वस्तुओं के आदान प्रदान करके नदियों के किनारे नगर बनाए, तो नगर और जो है जो कृषि की संस्कृति थी वो लगातार बढ़ती गई, और इस आधार पर हम में से ही कोई जो जंगली जीवन में सत्य का उपासक था, या जिसके लिए पुरुषोत्तम के स्थान पर वीर भोग्या वसुंधरा ही सत्य रही हो, उसने अपने को राजा घोषित किया और हमको हमारे ही लोगों के द्वारा इकट्ठा करके सेना बनाकर और हमें प्रजा घोषित कर दिया। हमने सहज भाव से इसे स्वीकार कर लिया और हम प्रजा हो गए, वो राजा हो गया। धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया। अपने ही देश में तमाम सारे राजा एक दूसरे को पराजित करते रहे, उनके सीमाओं का विस्तार होता रहा, लेकिन अंततः मुगल आए और उन्होंने इस देश पर अपने जो राजा थे उनको पराजित किया और अपनी सत्ता कायम की। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने मुगलों को पराजित किया और अपनी सत्ता कायम की। इस तरीके से एक यात्रा हमारी थी जो आदिम समाज से चल करके प्रजा और राजा के छद्म के अवधारणा तक आती है, लेकिन हम राजा और प्रजा की अवधारणा के बाद हम गुलाम हो जाते हैं। राजा तो रहते हैं लेकिन हम गुलाम हो जाते हैं, एक बार मुगलों के, दूसरी बार अंग्रेजों की। इसी बीच में आधुनिक ज्ञान विज्ञान से हमारा संपर्क होता है, और उस आधुनिक ज्ञान विज्ञान के संपर्क से हम अपनी मूल अवधारणा की स्वतंत्रता, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको जानने का अवसर मिलता है। फिर हमारे रचनाकारों के द्वारा तरह तरह की कविताओं, कहानियों, नाटक, निबंधों, उपन्यासों के द्वारा इस भावना को लगातार बढ़ाया गया, और देश 1947 में आजाद हो जाता है। 1850 में भारत का संविधान हम सब नागरिकों को मिलता है, और हम आदिम समाज से प्रजा और प्रजा से गुलाम, गुलाम से फिर गुलाम, और इतनी लंबी गुलामी के बाद हम आजाद होकर के इस देश के नागरिक बनते हैं। 1950 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो सत्ता दी गई है वो इसके पहले कभी नहीं मिली है। करोड़ों साल की यात्रा हमारी इस धरती पर 1950 में एक नागरिक के रूप में हमारा जन्म कराती है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ज्ञान की परंपरा में हमारे पास जो है लगभग 1000 सालों की लंबी यात्रा के बाद जो शुद्ध परंपरा थी, जो मौखिक परंपरा थी, वो हमारे वेद के रूप में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में सामने आती है। इसी क्रम में हमारे पुराण, उपनिषद, आरण्यक, स्मृतियाँ ये सब आती हैं। फिर हमारा जो है काल आता है साहित्य का, जहाँ वाल्मीकि रामायण से शुरू होकर के लौकिक जो है संस्कृत में तरह तरह के नाटक, उपन्यास और तमाम सारे महाकाव्य सामने आते हैं। इस क्रम में जो भाषा का विकास है, उस भाषा के विकास में हम संस्कृत, जो साहित्य हमारा वैदिक संस्कृत है, उसके बाद लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत के बाद हम भाषा का जो रूप सामने आता है, उसके लिए एक सिद्धांत है कि भाषा का विकास जब वो समाज में जो है व्याकरण विहीन अवस्था में रहती है, फिर वहीं से नए व्याकरण का जन्म होता है, नई भाषा का जन्म होता है। भाषा बड़ी पवित्र चीज है, लेकिन बिना भ्रष्ट हुए इसका विकास कदाच संभव नहीं है।
वैदिक संस्कृत में जब जनजीवन अपना हस्तक्षेप करता है तो लौकिक संस्कृत का जन्म हो जाता है। लौकिक संस्कृत का भी जब व्याकरण विद्वानों के द्वारा बना दिया जाता है तो फिर जनता उसमें हस्तक्षेप करती है और अपने ढंग से भाषा का व्यवहार करती है, तो फिर पाली भाषा सामने आ जाती है। पाली भाषा का भी नियमन व्याकरणिक वैयाकरणों के द्वारा व्याकरण बना करके कर देने पर जनता फिर उससे विद्रोह कर जाती है और फिर अपने ढंग से भाषा का जो है व्यवहार करने लगती है और उसी आधार पर एक नई भाषा प्राकृत के रूप में सामने आती है। लगभग 500-500 वर्षों का काल इन लोगों का चलता है और इस आधार पर अब प्राकृत के बाद फिर जनता उस भाषा को स्वीकार नहीं करती, अपने ढंग से उसको इस्तेमाल करती है, जिससे अपभ्रंश का जन्म होता है। अपभ्रंश के बाद एक बीच में संधि आती है, संधि काल जिसको संक्रमण काल कहते हैं, वो पुरानी हिंदी हट्ट के नाम पर आती है और उसके बाद हमारी हिंदी का जो है आदिकाल शुरू हो जाता है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो 4 भागों में बांट देते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को भी 2 भागों में बांट देते हैं, भक्तिकाल और रीतिकाल।